हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के बारे में, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखा था, मैनेजमेंट के बारे में देखा था, मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में देखा था। ओके, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स से। जो हेनरी फेयोल ने 14 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जब भी मैनेजर के लिए बहुत यूज़फुल है। मैनेजर को जब भी कोई भी डिसीज़न लेना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये प्रिंसिपल्स उसके लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। ओके, वो डिसीज़न लेने से पहले इन सबको कंसिडर कर सकता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारे के सारे काम को स्मॉल टास्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। ओके, कि एक एम्प्लॉय ये काम करेगा, दूसरा एम्प्लॉय ये करेगा, तीसरा ये करेगा। ओके, इससे क्या होता है, उनकी एबिलिटी और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनमें काम डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय एक ही काम बार बार कर रहा है तो उस काम को करने में वो स्पेशलाइज हो जाता है। अगर वो उस काम को करने में स्पेशलाइज हो गया है तो उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अथॉरिटी होती है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटीज़। पावर जैसे जो आपको डिसीजन लेने का राइट होता है वो आपकी अथॉरिटी होती है। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ जो काम आपको असाइन किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे कोई सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम उन्हें काम दे रहे हैं, कोई वर्क असाइन कर रहे हैं, बट उस काम को करने की उनके पास अथॉरिटी नहीं है। हमने ये कह दिया है कि ये टास्क उन्हें पूरा करना है, ये डेडलाइन दे दी है, बट उनके पास डिसीजन लेने का राइट तो है ही नहीं। तो वो पहले अपने सीनियर के पास जाएगा, फिर वो डिसीजन लेगा, उससे परमिशन लेगा। इस काम को ऐसे जो है काम को करने में बहुत डिले हो जाएगा। ओके, अब जब उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो टाइम से अपने जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी उनके पास होनी चाहिए। और अगर जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, अगर उनके पास काम को करने की अथॉरिटी है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करें। उनको अपनी अथॉरिटी का सही यूज़ करना चाहिए और साथ साथ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी पूरा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अब आप कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, चाहे एक स्कूल में, चाहे इंस्टीट्यूशन में, चाहे कॉलेज में, हर जगह डिसिप्लिन होता है। ओके, तो डिसिप्लिन का यहाँ पे क्या मतलब है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही, तो आपको उन रूल्स और रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करके उनको फॉलो करना है। ओके, तो ये जो डिसिप्लिन है आपका, ये सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है जो आप खुद फॉलो करें, और आपका इन्फोर्स भी हो सकता है जो आपको फॉलो करना ही होगा। ओके, डिसीजन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट अचीव करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ में अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक बॉस हो, एक से ज़्यादा बॉस हो सकते हैं। बट अगर एक एम्प्लॉयज़ को सारे के सारे बॉस ऑर्डर देने लगेंगे, कमांड देने लगेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय है उसे सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, ताकि ना उसे कंफ्यूजन हो और वो टाइम से अपना काम पूरा करके उसे रिपोर्ट कर सके। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल की हेल्प से एम्प्लॉयज़ में इफेक्टिवनेस आती है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है,
अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, तो ऐसा नहीं है कि उस एक गोल को अचीव करने के लिए हम 10 प्लान बना दें, ओके, और फॉलो हमारा एक भी प्लान ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान होना चाहिए और एक मैनेजर होना चाहिए जो उस प्लान को लीड करे, ओके, ताकि इससे जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे। जो भी उसको जो है सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है वो वही मैनेजर देगा और सबऑर्डिनेट्स जो है उसी मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे और उसी एक प्लान को फॉलो किया जाएगा गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। जर्नल इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सब का कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट तो होता है, तभी वो वहाँ काम कर रहे हैं, ओके। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ना दे के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली अचीव कर सकें, ओके। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ओके। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, ओके। अगर अच्छी रेम्यूनरेशन पॉलिसी है तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फेक्शन रहेगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो आगे फ्यूचर में और अच्छे अच्छे गोल अचीव करें, टारगेट्स अचीव करें, ओके। रेम्यूनरेशन मॉनेटरी, उनकी सैलरी वगैरह तो अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो साथ साथ उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देने चाहिए, उनको प्रमोशन वगैरह भी दिया जाना चाहिए, ओके, बोनस वगैरह। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको दी जानी चाहिए ताकि उनमें सेटिस्फेक्शन बना रहे, ओके, ताकि उन्हें और मोटिवेशन मिले फ्यूचर में और अच्छा टारगेट अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है, ओके। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीज़न लेने की पावर होती है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट में होती है, मतलब इन फ्यू हैंड सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है डिसीज़न लेने की पावर, और वो कुछ लोग कौन से होते हैं, वो होते हैं टॉप मैनेजर्स, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, ओके। और जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन लेने का राइट जूनियर लेवल को भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे टॉप लेवल को जूनियर लेवल के साथ डिस्कस करके कोई डिसीजन लेने होते हैं, ओके। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, ये एक ऐसी चेन बनी हुई है जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर तक, ओके। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है ए जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, ओके। वो पहले इंफॉर्मेशन देगा बी को, बी देगा डी को, डी देगा एफ को, ऐसे ये ए देगा सी को, सी ई को और ई जी को, ओके। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। बट इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाता है, ओके। अगर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें जल्दी पहुंचानी है सभी एम्प्लॉयज़ में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में हम इस चेन को तोड़ भी सकते हैं, ओके। तो उस केस में क्या होगा, जैसे जो ये एम्प्लॉयज़ हैं ये आपस में भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बी सी को दे देगा इन्फॉर्मेशन, डी ई को दे देगा, एफ जी को दे देगा, ओके। इससे इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी पहुंचेगी। बट अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन ये सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन फ्लो का, ओके। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉयज़ के बीच में बेटर रिलेशन रहते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर, ओके। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ उसकी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस, ओके। क्या होता है, हमारे पास जो भी चीज़ है, चाहे कोई फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे कोई ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे कोई फाइनेंशियल रिसोर्स है, हर कोई अपनी सही प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, ओके। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एक्सेट्रा, कुछ भी हो, ओके। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी लेवल पे हैं, उनके साथ
सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब सिक्योरिटी होना मस्ट है। अगर उनके पास जॉब सिक्योरिटी है तो वो अपना 100% देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी। बट अगर जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में एम्प्लॉयज़ चेंज होते रह रहे हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो है एफिशिएंसी नहीं रहेगी। ओके, जो नए एम्प्लॉयज़ आएंगे हमें उनको दोबारा से सारा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्रोसेस से। ओके, और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का ही जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। चाहे ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी लेवल पे है एम्प्लॉय, चाहे कोई जूनियर लेवल पे है, चाहे कोई मिडिल लेवल पे है, चाहे कोई टॉप लेवल पे है, उनके पास राइट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली हर एक एक्टिविटी में इनिशिएटिव लें, खुद आगे आके। ओके, इससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ओके, और उनको लगेगा कि उनका खुद का भी कुछ पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और इससे उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा, और हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इससे जो है कोई अच्छा और बेटर डिसीजन मिल जाए। नेक्स्ट है स्पिरिट दी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टीम में काम करती है। ओके, तो उस टीम में कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन लेके आए एम्प्लॉयज़ के बीच में, टीम स्पिरिट लेके आए। ओके, तो ये हो चुके हैं हमारे मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट।